कहानी शुरू होती है एक गुलाम लड़की से जिसका नाम है दोखी। वो इतनी बुरी तरह पीटी जाती है कि उसमें एक बूंद खून बहाने की ताकत नहीं बचती। उसके शरीर में जान बमुश्किल है क्योंकि वो सबसे निचले दर्जे की गुलाम है। उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई हैसियत नहीं। अगर वो भागने की कोशिश करती है तो उसके पिता को मार डाला जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद यही गुलाम लड़की एक कुलीन घराने की बेटी बन जाती है। पर यहाँ का नियम है कि गुलाम की औलाद हमेशा गुलाम ही रहती है। ऊपर उठना आसमान छूने जितना मुश्किल है। जब दोखी छोटी थी तो उसकी माँ को बस एक छोटी सी बीमारी हुई। मालिक ने बिना रहम के उसे मरी हुई कुतिया की तरह घर से बाहर फेंकवा दिया। दोखी ने मालिक के सामने घुटने टेके रोई गिड़गिड़ाई, पर माँ की जान नहीं बच पाई। उस दिन के बाद दोखी ने कसम खाई कि वो इस जगह से भागेगी। भागने से पहले वो हर सुबह मालिक की बेटी के उठने से पहले चुपके से बाजार जाकर काम करती है और पैसे जमा करती है। पर उस दिन घर में मिलनी आ जाती है और मालिक की बेटी सोयोन हमेशा से जल्दी उठ जाती है। दोखी दीवार फांदकर अंदर घुसती है और अपने सिर पर घास रखकर बहाना बनाती है जैसे पूरी रात वहीं सोई हो। थोड़ी देर के लिए तो बात बन जाती है, पर सोयोन हमेशा उसे डराती रहती है कि अगर कभी भागने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। दोखी गुलाम है, पर उसकी एक खासियत है, वो कभी किसी की लिखाई को एक बार देखकर बिल्कुल वैसा ही कॉपी कर सकती है। बिना पढ़े लिखे ही उसकी नकल करने की कला कमाल की है। इसी खूबी से उसने अपने लिए भागने का नक्शा बना रखा है। पर इतने सालों में जितने पैसे जमा किए हैं वो अभी बहुत कम है। अब सोयोन की शादी होने वाली है और दोखी जानती है कि यही उसके भागने का एकमात्र मौका है। उसने अपने पिता के साथ इशारा तय कर रखा है कि जैसे ही वो एक उंगली दिखाएगी उन्हें तय जगह मिलना है। भागने से पहले और पैसे कमाने के लिए दोखी एक दिन छुपकर एक कुलीन घराने में जाकर मिठाई बनाती है। उसे नहीं पता कि उसी दिन एक बड़ी दावत में सोयोन ने वही मिठाई खा ली। बाल बाल बचती है दोखी, क्योंकि उसका दोस्त चोलबोक उसे पहले ही खबर दे देता है, नहीं तो उसकी जान ही जाती। अब दोखी अपना तरीका बदलती है और बाजार में मूंगफली बेचने लगती है। एक दिन उसे अपना दोस्त चोलबोक और उसकी बहन मिल जाती है। दोस्त को देखकर दोखी मजाक करने लगती है और चोलबोक के मालिक की तान मारती है कि उसका मालिक तो औरत देखते ही होश खो बैठता है। पर उसे ये नहीं पता कि ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ वही मालिक है, और वो मालिक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिससे सोयोन की मंगनी हुई। उस आदमी का नाम है जून हो। इसी बीच सोयोन अचानक बाजार में आ जाती। दोखी किसी तरह छुपती है, पर तभी उसे पता चलता है कि जून हो उससे भी ज्यादा डरा हुआ है। दोखी उसे समझाती है कि ऐसे नकली कुलीन बनने का नाटक मत कर, अपने कपड़े बदल ले, वरना सरकारी सैनिक पकड़ेंगे तो सिर काट देंगे। दोखी वहां से भागने लग, पर जून हो उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो कहता है, तूने कुलीन का अपमान किया है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर असल में जून हो सिर्फ डरा रहा होता है। वो दोखी को ऊंची जगह पर ले जाता है। दोनों मूंगफली खाते हैं और नीचे बाजार में हो रही नौटंकी देखते हैं। बाजार के लोगों को देखते हुए दोखी के मुंह से निकल जाता है कि इंसान होकर भी इंसानों को ऊंच नीच में क्यों बांटा गया। ये सुनकर जून हो चौंक जाता है, क्योंकि ये लाइन एक मशहूर किताब से ली गई है। उसे समझ नहीं आता कि एक गुलाम लड़की ये कैसे जान सकती है। दोखी बताती है कि वो उन कुलीन लोगों से बहुत ईर्ष्या करती है जो पढ़ सकते हैं, पर उसके गुलाम होने के कारण अगर वो पढ़ भी ले तो क्या फायदा। उसकी जिंदगी वैसे भी दर्द से भरी है, पर फिर भी उसे बाजार में होने वाले नाटक पसंद है, जहां गरीब लोग ऊपर उठते हैं, अमीर बनते हैं, सुखी जीवन जीते हैं। हो सकता है ये सब हकीकत में न हो, पर कुछ पल के लिए ही सही ये नजारे उसे उसके गम भुला देते हैं। दोखी कहती है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो बुढ़ापे तक जिए और अपनी मौत खुद मरे, किसी के हाथों नहीं। दोखी की इन बातों से जून हो का दिल पिघल जाता है। वो अपनी जेब से अपनी एक कीमती पत्थर की माला निकालकर दोखी को दे देता है। रात को दोखी उस माला को देखती है। वो सपने देखती है अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में, बिना किसी डर के, बिना किसी गुलामी के। वो उस पत्थर को अपने सीने से लगाकर सो जाती है। पर दोखी का सारा सपना चकनाचूर हो जाता है जब सोयोन को पता चलता है कि दोखी बाजार जाकर पैसे कमा रही थी। दोखी डर के मारे भागती है और एक अजनबी की हवेली में घुस जाती है। वो हवेली किसी और की नहीं बल्कि जून हो की है। जून हो एक ही नजर में समझ जाता है कि दोखी यहाँ छुपने आई है। वो उसे अंदर कमरे में जाकर छुप जाने का इशारा करता है, पर दोखी को अंदर से पता चलता है कि जून हो ही वो आदमी है जिससे सोयोन की शादी होने वाली है। वो सोचती है थोड़ी देर छुप कर रहूं, सोयोन आएगी और चली जाएगी, बस इतना ही। लेकिन तभी जून हो सोयोन से कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम एक राक्षस हो, तुम अपने नौकरों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करती। सोयोन के होश उड़ जाते हैं। दोखी के हाथ से किताब गिर जाती। सोयोन आवाज सुनकर पीछे पर्दा हटाती और देखती है कि दोखी वहां छुपी हुई है। सोयोन को लगता है कि उसके मंगेतर और उसकी अपनी गुलाम लड़की के बीच कुछ चल रहा है। वो सारा गुस्सा दोखी पर निकालती है। वो दोखी को घर ले जाती है। अब दोखी के लिए सबसे बुरा वक्त आता है। सोयोन अपने नौकरों को आदेश देती है कि दोखी चटाई में लपेटकर पीट पीट कर मार डालो, पर दोखी के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। बाप बेटी दोनों बेरहमी से पीटे जाते। बाप तो आधा मर जाता है। और यहाँ भी सोयोन का गुस्सा नहीं बुझता। वो दोखी की इज्जत लूटने का प्लान बनाती। वो नौकरों को आदेश देती है कि दोखी को अच्छे से नहलाओ धुलाओ, साफ कपड़े पहनाओ और मालिक के कमरे में भेज दो। दोखी समझ जाती है कि अगर वो मालिक के कमरे में गई तो उसे अपना शरीर सौंपना ही पड़ेगा। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो जानती है कि जिसने भी उसकी माँ को उसके सामने मारा, जिसने उसकी माँ को कुतिया की तरह बाहर फेंकवाया, जिसने उसके पिता को उसकी आंखों के सामने आधा मार डाला, वो सब इसी घर के मालिक हैं। जब दोखी को मालिक के कमरे में भेजा जाता है तो वो वहां अपनी जान का खेल खेलती है।
वही लड़की जो हमेशा डरी सहमी रहती थी, जो हर बात पर जी हुजूर कहती थी, वो उसी कमरे में उसी रात अपने हाथों से मालिक की जान ले लेती है। मैं उसने अपनी माँ को मरते देखा, माँ को कुतिया की तरह बाहर फेंकते देखा। वो एक एक कर अपनी माँ का बदला लेती है। एक के बाद एक उसने सबको मार गिराया। बाहर के नौकरों को अभी पता नहीं चला कि अंदर क्या हुआ। दोख ही वहां से भाग निकलती है। वो उस घर से भागती है जहां वो जन्मी थी, जहां वो पली बढ़ी थी, जहां उसने सिर्फ दर्द देखा था। अब दोख ही एक भगोड़ी है, एक गुलाम जिसने अपने मालिक को मार डाला। अब उसका पीछा करने वालों का कोई अंत नहीं है। हर तरफ सैनिक, हर तरफ इनामी सिर। पर दोखी के पिता पहले से ही पहाड़ों पर उसका इंतजार कर रहे थे। जब दोखी को मालिक के कमरे में भेजा गया था, उसने उसी वक्त अपने पिता को अपने हिसाब से इशारा भेज दिया था। पिता समझ गए थे, अब दोनों पहाड़ों पर हैं, पर चारों तरफ सैनिक हैं, हर तरफ तलवारें, हर तरफ मौत है। और उसी घर के दूसरे नौकर जिन्होंने दोखी को छोटे से बड़ा होते देखा था, वो लोग जो हमेशा चुप रहते थे, जो कभी कुछ बोल नहीं पाते थे, वो आज अपनी जान की परवाह किए बिना दोखी और उसके पिता को बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना देते हैं। वो लोग उन दोनों को सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। दोखी और उसके पिता बच तो निकलते हैं, पर भागते वक्त उनका पैसों का थैला कहीं गिर जाता है। अब उनके पास बस इतने पैसे बचे हैं कि रास्ते में गुजारा कर सके। पिता जानता था कि वो आगे चलकर दोखी के लिए बोझ बनेगा, क्योंकि उसके फेफड़ों की बीमारी फिर से बढ़ गई थी। अगर दोखी अकेली होती तो शायद वो अपनी जान बचा सकती थी। इसलिए पिता ने उसे सराय में छोड़ दिया और खुद चला गया। जब दोखी की आंख खुली तो उसके पास सराय में रहने के पैसे नहीं थे। वह सराय के दरवाजे पर बैठकर रोने लगी। उसने कई दिनों तक अपने पिता का इंतजार किया, पर वह वापस नहीं आए। सराय का मालिक उसे देखकर पिघल गया और उसने दोखी को वहीं रख लिया। पर यह इंतजार 1 साल तक चलता रहा। वह कई बार बाजार में दूसरे लोगों को देखकर समझती थी कि शायद ये उसके पिता हैं। जब भी वो दीवारों पर चिपके इनामी इश्तिहार देखती थी तो उसे अपने पिता की याद आ जाती थी, क्योंकि सराय मुख्य सड़क पर था, जहाँ से अक्सर सैनिक और यात्री गुजरते थे। किसी दिन कोई उसे पहचान भी सकता था। रात को सराय की मालकिन ने भी उसे यहाँ से चले जाने को कहा, पर दोखी अब भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक बड़ा कारवां सराय में आया। सुनने में आया कि ये चीन जा रहे राजदूत का काफिला था। पालकी में से एक लड़की उतरी। उसके चेहरे और अंदाज को देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी बड़े घराने की बेटी है। हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की खुद दोखी के पास आई। वो दोखी को बाजार ले गई और उसके लिए गहने भी खरीदने लगी। दोखी डर गई और उसने गहने वापस रख दिए। असल में उस लड़की यूमिस ने दोखी की हानेंग बोली पहचान ली थी, और दोखी के मुंह से कभी कभी बहुत सुंदर शब्द भी सुनने को मिलते थे। एक आम गुलाम के पास इतनी अच्छी बोली और संस्कार नहीं हो सकते थे। दोखी ने उसे सच बता दिया कि वो एक भागी हुई गुलाम है, पर यूमिस ने न सिर्फ उसे अपनाया बल्कि उससे दोस्ती भी कर ली। दोखी को पहली बार किसी ने इंसान समझकर प्यार दिया था। उसे लगा कि सभी कुलीन लोग बुरे नहीं होते जाने से। एक दिन पहले सराय की मालकिन ने यूमिस से दोखी को रखने की गुजारिश की। यूमिस भी यही चाहती थी। कुछ ही दिनों में दोखी और यूमिस अच्छी दोस्त बन चुकी थी। यूमिस के पास कोई गुलाम नहीं था। वो चाहती थी कि दोखी उसकी सच्ची दोस्त बने। एक नई पोशाक पहनी जो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। पर अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। उस सराय पर लुटेरों ने हमला कर दिया। यूमिस के पिता और उनके सुरक्षाकर्मी सब सराय के अंदर मारे गए। सराय की मालकिन भी नहीं बच पाई। बाहर हर तरफ लुटेरे थे। दोखी ने यूमिस को वापस अंदर ले जाकर एक गोदाम में छुपा दिया। दोखी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लुटेरों ने गोदाम के बाहर आग लगा दी। एक जलता हुआ लट्ठा नीचे गिरा और उसने यूमिस का पैर दबा लिया। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और पूरा कमरा ढहने वाला था। यूमिस ने मानो कोई फैसला कर लिया हो। उसने दोखी को जोर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम्हें जीना है। दोखी उसकी तरफ मुड़ी, तभी पूरा कमरा ढह गया। दोखी बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने 3 लोग खड़े थे। किसी ने उसे बचा लिया था, पर यूमिस कहाँ थी? वो कुछ बोलती इससे पहले ही उन लोगों ने उसे यूमिस समझ लिया। उनकी आंखों में उम्मीद देखकर दोखी सच नहीं बोल पाई। एक दिन पहले वो एक नीच गुलाम थी और अगले दिन वो एक कुलीन घराने की बेटी बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ में वो अंगूठी थी जो सिर्फ यूमिस ही पहन सकती थी। यूमिस बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गई थी। यहाँ तक कि जिस दादी ने ये अंगूठी भेजी थी, उन्होंने भी यूमिस को बड़ा होकर कभी नहीं देखा था। दूसरे नौकरों की तो बात ही अलग थी। इसलिए जिसके हाथ में अंगूठी होगी वही यूमिस समझा जाएगा। दोखी को खुद नहीं पता था कि यूमिस ने ये अंगूठी उसके हाथ में क्यों पहना दी थी। वह चुपके से भाग सकती थी, पर उसे यूमिस की मेहरबानी याद आ गई। उसने सबको बहाने से हटाया और यूमिस की दादी के सामने घुटने टेक कर सच बता दिया। उसने कहा कि मैं यूमिस नहीं हूँ, असली यूमिस उस आग में मर गई। ये सुनकर दादी सकते में आ गई। उन्होंने पूछा कि ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? दोखी ने झूठ नहीं बोला और बताया कि यूमिस के पिता उसे गोद लेना चाहते थे और ये अंगूठी यूमिस ने खुद उसके हाथ में पहनाई थी। दादी ने पहले तो अंगूठी वापस लेकर दोखी को भगाने का सोचा, पर तभी दोखी ने बताया कि वो जानती है कि हमला करने वाले लुटेरे कौन थे। ये सुनते ही दादी ने अपना मन बदल लिया। उन्होंने दोखी को रख लिया और सैनिकों को बुलाकर उससे लुटेरों के अड्डे के बारे में पूछा। दादी ने कहा कि जब तक लुटेरे पकड़े नहीं जाते तब तक दोखी को यूमिस बनकर रहना होगा, क्योंकि सरकार कभी भी एक भागे हुए गुलाम की बात पर यकीन नहीं करेगी। पर ये असली वजह नहीं थी। दादी के मन में कुछ और ही था। उस समय उस घर का मालिक कोई नहीं था। दूसरे परिवार उस पर हमला कर सकते थे। उस दिन से दोखी को यूमिस बनकर रहना था। ये बहुत बड़ा बदलाव था और दोखी को इसकी आदत नहीं थी। वो बार बार वही काम करने लगती थी जो गुलाम किया करते थे। दिन में उसने नौकरों को आपस में बातें करते सुना तो उसने उनके नाम याद कर लिए। रात को वो रसोई में गई तो सारे नौकर उसके पास आ गए। सब चाहते थे कि मिस उन्हें पहचाने। सौभाग्य से दोखी ने दिन में ही सबके नाम याद कर लिए थे। ये देखकर एक बूढ़े नौकर को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो जानता था कि दोखी असली मिस नहीं है। पर कुछ ही मिनटों में दोखी मुसीबत में फंस गई। वो मालिक के बेटे का नाम नहीं बता पाई। हाल ही में हुए हादसे के कारण वो बहाना बना सकती थी कि उसकी याददाश्त चली गई है। अगले दिन दोखी अपनी नौकरानी के साथ किताबें खरीदने के लिए बाजार गई। वहाँ उसने कुछ कुलीन औरतों को अपने बारे में बुरा बोलते सुना। कुछ दिनों पहले उन औरतों ने उसे एक सांत्वना पत्र भी लिखा था। दोखी ने उन्हें एक जवाब लिखा। इसमें उसने कहा कि तुम लोग बस पीठ पीछे बकवास करने वाली औरतें हो। दादी को यह बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई। दोखी का जवाब बिल्कुल सही था। न तो वो बहुत ज्यादा था और न ही कम।
उस जवाब से उन औरतों को पता चल गया कि दोखी कोई कमजोर नहीं है। कुलीन समाज में अगर कोई तुम्हें सताए और तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। दोखी ने सीख लिया था कि बड़े घराने में मिस बनकर कैसे रहना है। उधर पहाड़ों के वे लुटेरे पकड़े तो गए पर वो कबूल नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, पर उन्हें नहीं पता था कि दोखी जिंदा है और उसने अदालत में गवाही दे दी। दोखी ने यूमिस का बदला ले लिया था। अब उसे और नकली मिस बनकर रहने की जरूरत नहीं थी। पर यूमिस की दादी ने देखा कि दोखी को नौकर कितना मानते हैं, इसलिए दादी का मन बदल गया। रात को दोखी ने अंगूठी और कपड़े वहीं छोड़कर जाने की तैयारी कर ली। तभी दादी ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम असली यूमिस बन सकती हो। दोखी कुछ समझ पाती इससे पहले ही दादी ने उसके हाथ अंगूठी पहना दी। दादी ने उसे याद दिलाया कि अब से दोखी मर चुकी है, अब उसे जिंदगी भर किसी और के नाम के पर्दे के नीचे रहना होगा और ये राज वो अपनी मौत तक किसी को नहीं बता सकती। दादी ने कहा कि दोखी की मौत का झूठा समाचार भी फैला दिया जाएगा।